Hi everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling great. चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 मार्च के करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज द न्यूज हम डिस्कस करेंगे। ट्राइब को डिस्कस किया जाएगा जो रिसेंटली न्यूज में था। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे एंड बैंकिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज क्वेश्चन आर पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन GK Today application only, right? चलिए स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन. So the first question is, which country is co-hosting the maritime exercise named AIKEYME with India in April 2025? So April 2025 में भारत के साथ AIKEYME नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? So ये जो एक्सरसाइज है इसका फुल फॉर्म क्या है? अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज, और इंडिया इसे अफ्रीकन नेशन के साथ मिलकर होस्ट कर रहा है एंड दैट इज तंजानिया. सो इंडिया एंड तंजानिया मिलकर को होस्ट कर रहा है इस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज को, जिसमें अफ्रीका के 10 नेशन इन्वॉल्व रहेंगे प्लस इंडिया इन्वॉल्व रहेगा. एक 6 डे का एक्सरसाइज रहने वाला है और बेसिकली मिड अप्रैल में इसे कंडक्ट किया जाएगा. और कहाँ पर एग्जैक्ट जो लोकेशन है दैट इज दर अस सलाम, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? तंजानिया में लोकेटेड है और यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा. सो इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इंडिया का विजन है, द सागर विजन, उसे सपोर्ट करना है इंडियन ओशन रीजन में, और इसके लिए इंडिया अफ्रीका के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करा रहा है. सागर विजन, इसका जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. इसे इंडिया ने इनिशिएट किया था मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और इंडियन ओशन रीजन में, और इसी को डेवलप करने के लिए इंडिया ने रिसेंटली अफ्रीकन जो नेशन है बेसिकली तंजानिया, उसके साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को को होस्ट किया है. दैट इज अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, राइट? सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन नेवी. सो एट प्रेजेंट जो चीफ है द नेवल स्टाफ की, दैट इज एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये चीफ है नेवल स्टाफ के इंडियन नेवी के. इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है. इसी के साथ चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है एट प्रेजेंट? दैट इज अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान सर, ये चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है. और इसी के साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? दैट इज जनरल मनोज पांडे. एंड चीफ ऑफ द एयर स्टाफ दैट इज एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी. सो ओवरऑल चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इन सबके नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ रीसेंट एक्सरसाइज जो कि हाल ही फिलहाल में हुई है, जिसमें इंडियन नेवी ने, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट करा है. डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर उन्हें होस्ट किया गया है एंड दैट आर Exercise Varun is a bilateral naval exercise between India and which country? And that is France. So Varun ये फ्रांस और इंडिया के between एक bilateral naval exercise है. And Bongo Sagar एक military exercise है इंडिया and the other country is बांग्लादेश. Exercise Khanjar, India and the other country is Kyrgyzstan. Which country is the host of Sea Dragon 2025 naval exercise? US ने Sea Dragon को होस्ट किया है. एक्सरसाइज डेजर्ट हंट, ये कहाँ पर कंडक्ट कराई गई? जोधपुर राजस्थान में. सागर कवच एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड ने कराई और कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में. द इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड अ मिलिट्री एक्सरसाइज नेम जल थल रक्षा, और किस स्टेट में? गुजरात में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हक्की बक्की ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच स्टेट? सो ट्राइब इन न्यूज दैट इज हक्की बक्की ट्राइब, और हक्की पिक्की ट्राइब इट इज, और यह किस स्टेट से एसोसिएटेड है? सो हक्की पिक्की ट्राइब ये कर्नाटका से एसोसिएटेड है. सो रिसेंटली 22 मेंबर्स ऑफ हक्की पिक्की ट्राइब, इन्हें डिटेन किया गया है. कहाँ पर? गबॉन में. गबॉन बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है. यहाँ पर ये जो हक्की पक्की ट्राइब के 22 मेंबर्स है ट्रेडिंग के पर्पज से गए थे, और अपनी कुछ मेडिसिन जो भी आयुर्वेदा है उन्हें ट्रेड करने के पर्पज से ये गबॉन गए थे. लेकिन गबॉन में हुआ क्या है? रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज हुई है और उसके कारण जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो चेंज हुई है. किसको लेकर? जितने भी फॉरेन पीपल गबॉन में आ रहे
एंड उन्हीं फॉरेन पॉलिसीज के तहत इन 22 मेंबर्स को डिटेन किया गया बाय दी गबन सिक्योरिटी, बिकॉज इनका कहना है कि इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो इलीगल है। इलीगल तौर पर ये गबन में आए हैं ट्रेडिंग के लिए, और कुछ चार्जेस इन पर लगाए गए, लगभग 57,000 ईच पर्सन पर चार्जेस लगाए गए पेनल्टी के तौर पर बाय द गबन गवर्नमेंट, और इन्हें डिटेन किया गया और वापस इंडिया में भेज दिया गया। एंड दैट्स व्हाई यह ट्राइब अभी न्यूज में रही थी, दैट इज द हक्की पिक्की ट्राइब, और एग्जैक्टली कर्नाटका से यह एसोसिएटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते। रिसेंटली ट्राइब इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट आर जोमी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो जोमी ट्राइब ये कहाँ पर पाई जाती है? सो नागालैंड में आपको मिलेगा, मिजोरम, मणिपुर एंड असम में। कुकी ट्राइब यह किस रीजन ऑफ इंडिया में है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। जुआंगा ट्राइब यह एसोसिएटेड उड़ीसा से। एंड चोलानिक्यन ट्राइब यह किस स्टेट में है? केरला में। न्यूकम यूलो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? एंड दैट इज नेशी ट्राइब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। द सोलिगा ट्राइब ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तमिलनाडु एंड कर्नाटका। एंड द मिसिंग ट्राइब यह किस स्टेट से एसोसिएटेड है? असम एंड अरुणाचल प्रदेश से यह एसोसिएटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते। The next is who has been appointed as the new Finance Secretary of India in March 2025. So new Finance Secretary यह कौन बने हैं? And that is अजय सेठ। ये बने हैं इंडिया के न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, और इन्होंने किन्हें सक्सीड किया है? एंड दैट इज तुहिन कांता पांडे को सक्सीड करके यह बने द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। तुहिन कांता पांडे रिसेंटली इन्होंने जो सेबी की चेयरपर्सन की पोस्ट है वह संभाली है, और यह 11th चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं सेबी के आफ्टर माधवी बच, राइट। सो एट प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय सेठ। सेबी के चेयरपर्सन कौन है? तुहिन कांता पांडे। सो बेसिकली अजय सेठ ये एक आईएएस ऑफिसर है, कर्नाटका कैडर से ये एसोसिएटेड है, और इन्हें रिसेंटली जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो पोस्ट दी गई है। आईआईटी रुड़की और एमबीए इन्होंने किया हुआ है। ओवरऑल इनका नाम आपको ध्यान रखना है रिसेंट अपॉइंटमेंट में। सो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उन्हीं पर्सनालिटीज को हम डिस्कस करेंगे। एंड दैट आर who has been appointed as the first women secretary of the Department of Legal Affairs in March 2025, and that is अंजू राठी राणा। फर्स्ट विमेन सेक्रेटरी बनी है ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देता है, यह वह डिपार्टमेंट है, और इसकी विमेन सेक्रेटरी है ये, और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है अंजू राठी राणा। Who has been appointed as the chairman of SEBI, and that is तुहिन कांता पांडे। एंड पीएस सेकंड कौन बने हैं अभी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए? एंड दैट इज शक्तिकांत दास। 25th गवर्नर ये रह चुके हैं आरबीआई के, एंड इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड बनाया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी फर्स्ट कौन है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन पैट 2025, एंड दैट इज ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड डीजी ऑफ द सीआरपीएफ रिसेंटली, एंड दैट इज ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को डीजी बनाया गया है। एंड द रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड दैट इज तुहिन कांता पांडे। बट नाउ इन्हें तो पोस्ट दे दी गई है सेबी की। जैन तक ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, बट नाउ जो फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, दैट इज अभी हमने नाम डिस्कस किया अजय सेठ। The next is who has been appointed as the new space secretary and chairman of the Indian Space Research Organization, and that is V Narayanan. ठीक है, आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has become the first in India to pass a law creating a commission for senior citizen? So recently इंडिया के एक स्टेट ने जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए कमीशन को क्रिएट करा है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? दैट इज केरला। सो केरला पहला स्टेट बना इंडिया में जिन्होंने एक लॉ को क्रिएट करा है जिसके तहत सीनियर सिटीजन कमीशन को क्रिएट किया गया है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है? केरला। और रिसेंटली इस कानून को जो अनाउंसमेंट है वो किसके द्वारा की गई? केरला के जो सीएम है पिनराई विजयन, इनके द्वारा इस कानून को लाया गया, इम्प्लीमेंट करवा दिया गया है, सो दैट जो केरला है वहां पर सीनियर सिटीजन उनके राइट्स, वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन पर फोकस किया जा सके।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, स्टेट न्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंडिया करंट अफेयर, एंड दैट आर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम रिसेंटली एक्सपेंडेड टू दी 20 मोर एयरपोर्ट्स इन इंडिया, और इसे किस मिनिस्ट्री ने इनिशिएट करा है, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसे इनिशिएट करा है। डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेटेरोलॉजी यूनिट वर एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन, जो आईएमडी डिपार्टमेंट है उन्होंने किस साल इस यूनिट को एस्टेब्लिश किया, 2018 में, and which state became the first in India to launch a state-of-the-art e-registry system named Sampada 2.0। मध्य प्रदेश ने इसे इम्प्लीमेंट किया था। द सोलिका ट्राइब, ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है, सो तमिलनाडु एंड कर्नाटका से यह एसोसिएटेड है। एंड द टेरिटोरियल आर्मी रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड अ न्यू टास्क फोर्स फॉर रिजुवेनेशन, बेसिकली रिन्यू करना है और प्रोटेक्ट करना है किस रिवर को, एंड दैट इज गोमती रिवर, राइट, गोमती river, Gomti river, and Samundrayan project which was seen in news comes under which ministry, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है, द समुद्रयान प्रोजेक्ट। एंड मालवा कैनाल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, पंजाब से यह एसोसिएटेड है। Let's move to the next slide. And the next question is, which country is the host of Financial Action Task Force Private Sector Collaborative Forum 2025? So FATF Private Sector Collaborative Forum 2025 इसे कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है, एंड दैट इज इंडिया। इंडिया इसे होस्ट करेगा। 2025 का जो इवेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए काम करती है, और इसी के लिए एक प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम को इंडिया मुंबई में होस्ट करेगा, और इसके तहत जो पेमेंट ट्रांसपेरेंसी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, उस पर फोकस किया जाएगा। ओवरऑल पैसा किस प्रकार फ्लो हो रहा है, किस प्रकार डिजिटल वे में यूज किया जा रहा है, और पेमेंट ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, एफएटीएफ क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इसे 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग से ये कॉम्बिट करती है, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, पेरिस में हेडक्वार्टर लोकेटेड है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, एफएटीएफ ने अपना एक मीटिंग रखा था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पर फोकस करना, और उसके लिए इन्होंने एक मीटिंग रखी थी रिसेंटली। एंड ओवरऑल पेरिस में G7 समिट के दौरान एफएटीएफ को क्रिएट किया गया था। सो मेजर समिट ध्यान रखना, एफएटीएफ को किस समिट के दौरान लॉन्च किया गया, G7 समिट पेरिस के दौरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ रीसेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, एंड दैट आर, so Bangladesh has designated which day as National Military Martyrdom Day, and that day is 25th Feb। 25th Feb को बांग्लादेश रिकॉग्नाइज करेगा the National Military Martyrdom Day। So K Syed has been elected, re-elected, basically re-election हुआ है, re-elect हुए हैं ये, और किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, ट्यूनेशिया के। Which country has been named the country of focus for the 55th International Film Festival of India, and that country is Australia, right? Last time Brazil focus country raha tha, and now Australia is। And recently Paul Kagame has been elected for the 4th time as president of which country, and यह बने हैं रवांडा के the 4th time president। The next question is, recently India and which country signed mutual recognition agreement for organic products? So MRA agreement को साइन किया गया था इंडिया एंड ताइवान के बिटवीन, सो दैट अपने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उनके रिकग्निशन को प्रमोट किया जा सके। फाइव आइज अलायंस, इनकी जो मेंबर कंट्रीज है कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, Canada, New Zealand, the UK, and the US, and which country recently tested its largest unmanned cargo aircraft capable of carrying 4400 pound, and that is China। So China ने अपने largest unmanned cargo aircraft को recently test किया है। Let's move to the next slide, and the next question, Vikramshila University, which was seen in news, is located in which state? So recently यूनिवर्सिटी न्यूज में, दैट इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और किस स्टेट में यह लोकेटेड है, बिहार में लोकेटेड है। एक एंशियंट लर्निंग सेंटर है यह बिहार का। नाउ जिस प्रकार नालंदा यूनिवर्सिटी को रिन्यू किया गया, रिवाइव किया गया, सेम प्लानिंग चल रही है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए। सो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है
वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की डिफरेंट साइट्स को डेवलप कर रहा है टूरिज्म को एनहांस करने के लिए। इस प्रकार जो बिहार गवर्नमेंट है उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए 202.14 एकड़ का जो लैंड है वो अलोकेट करा है, और इसके लिए जो अप्रूवल था वो 2015 में मिला था विथ बजट ऑफ 500 CR। इस प्रकार विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को रीडेवलप किया जा रहा है आफ्टर नालंदा यूनिवर्सिटी, और दोनों कहाँ पर लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, एंड यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI इसे कब फाउंड किया गया था? 1861 में ASI को फाउंड किया गया था। और द फर्स्ट DG कौन थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज अलेक्जेंडर कनिंगम। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर कनिंगम। यह बने थे दी फर्स्ट DG ऑफ ASI। ठीक है, आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। Which zoological park has become India's first zoo to preserve DNA samples of wildlife from snowy region? कौन सा प्राणी उद्यान बर्फीले क्षेत्रों से वन्य जीवों के लिए DNA नमूने संरक्षित करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, कहाँ पर यह लोकेटेड है? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और इंडिया का पहला जू यह बना है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ DNA को प्रिजर्व करा है फ्रॉम स्नोई रीजन, सो दैट जो फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जा सके, फ्यूचर में जितने भी रिसर्च है उसको प्रमोट किया जा सके जो कि रिलेटेड है विथ दी जितने भी स्नोई रीजन में पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ है उससे। बेसिकली जो DNA प्रिजर्वेशन किया गया है ये क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव का पार्ट है, और किससे एसोसिएटेड है? ये सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इतना डीप में हमें नहीं जाना है, ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जू बना है पहला जिन्होंने DNA सैंपल्स को प्रिजर्व करा है, एंड दैट इज पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। कहाँ पर यह लोकेटेड है? और यह लोकेटेड है, एग्जैक्ट लोकेशन इज दार्जिलिंग इंडिया में, एंड स्नो लेपर्ड एंड रेड पांडा के लिए इन्हें जाना जाता है, इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। और इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड जू है यह, दैट इज पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते। रिसेंटली जितने भी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज न्यूज में है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड देट आर द नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी। इसे किसने इनिशिएट करा है? सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इनिशिएट करा है। एंड फनसद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फनसद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कोबिथोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? एंड दैट स्टेट इज असम। साजनगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी यह राजस्थान में लोकेटेड है। एंड एशियाटिक लायंस के लिए जो सेकंड हैबिटेट बना है प्रोजेक्ट लायन के तहत, दैट इज वाडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। और पहला कौन सा था? गिर नेशनल पार्क। एंड दोनों कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। वेयर वॉज द वांतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इनोग्रेटेड रिसेंटली? गुजरात में इसका इनोग्रेशन किया गया था रिसेंटली। एंड द नेक्स्ट, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश में यह लोकेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री विरासत से संवर्धन स्कीम वाज लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? PM विकास स्कीम को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे। इसका फुल फॉर्म क्या है? थी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, और इसे किस मिनिस्ट्री के तहत लॉन्च किया गया? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के तहत लॉन्च किया गया द PM विकास स्कीम। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यह मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर आती है। और एग्जैक्टली PM विकास इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने जो पहले की 5 स्कीम्स थी उन्हें मर्ज करके PM विकास को डेवलप किया है। इसके तहत जो जिन 5 स्कीम्स को मर्ज किया गया उनका नाम इंपॉर्टेंट है, दैट इज सीखो और कमाओ स्कीम, नई मंजिल स्कीम, नई रोशनी स्कीम, उस्ताद स्कीम एंड हमारी धरोहर। इस प्रकार इन प्रीवियस 5 स्कीम्स को इंटीग्रेट करके PM विकास को डेवलप किया गया था, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल डेवलपमेंट, वुमेन्स लीडरशिप को प्रमोट करना, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एंड ओवरऑल किस मिनिस्ट्री के अंडर यह आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर यह आती है। ठीक है, आगे बढ़ते। गवर्नमेंट स्कीम्स के जो रिसेंट क्वेश्चन है हम उन्हें रिवाइज करेंगे। PLI स्कीम फॉर
स्पेशलिटी स्टील, इसे किसने लॉन्च करा है? एंड दैट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज, राइट? प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिन्होंने 10 साल कंप्लीट करा, किस मिनिस्ट्री के तहत ये आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड प्रगति पथ स्कीम टू इम्प्रूव रूरल रोड, और इसे कर्नाटका ने इम्प्लीमेंट करा। पीएम युवा 2.0 स्कीम, यह आती है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, ये किस स्टेट के अंडर आती है और किस स्टेट ने इसे लॉन्च करा है? ओवरऑल मध्य प्रदेश ने इसे लॉन्च करा है। द कायाकल्प स्कीम, यह है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से एसोसिएटेड है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जीआरएसई, एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, जो रिसेंटली न्यूज में है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू शिपयार्ड्स एंड प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी शिपयार्ड से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उसको सॉल्व करना एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड विच मिनिस्ट्री has launched a revamped e-auction portal named BankNet to streamline the auction of bank asset. सो बैंक नेट नेम से एक पोर्टल को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। नीलामी पोर्टल है, बेसिकली एक ऑक्शन पोर्टल है, ई ऑक्शन पोर्टल, नीलामी पोर्टल, और इसे किस मंत्रालय ने रिसेंटली लॉन्च करा है? दैट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च करा है द बैंक नेट, जो कि एक ई ऑक्शन पोर्टल है, और बेसिकली बैंक की जितनी भी एसेट है उनके लिए नीलामी को कंडक्ट कराना इस प्लेटफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, सो दैट जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, इनकी सेलिंग की जो ट्रांसपेरेंसी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। ओवरऑल बैंक अपने जितनी भी एसेट है उनकी नीलामी के लिए एक ट्रांसपेरेंट जो प्लेटफॉर्म है उसे डेवलप कर रहा है, एंड दैट इज बैंक नेट, और रिसेंटली इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च करा, एंड दैट्स व्हाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर ऑफ कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चरल इज लोकेटेड इन विच सिटी? सो द हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए, फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए, उनका सिटी में यह लोकेटेड है, रोम इटली में यह लोकेटेड है। एंड रिसेंटली इनकी जो 20th मीटिंग थी वो हुई है कहाँ पर? रोम में, एंड ग्लोबल लीडर्स यहाँ पे गैदर हुए हैं स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करने के लिए, प्लांट कंजर्वेशन पर फोकस करने के लिए, फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई ये समिट अभी न्यूज में रही। कहाँ पर हुई? रोम इटली में हुई थी। एंड बेसिकली सीजीआरएफ है, जिसकी 20th मीटिंग अभी हुई है, इसे 1983 में एस्टेब्लिश किया गया था, द कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चरल, और 1995 में देन इसे एक्सपेंड किया गया, डिफरेंट कंट्रीज ने इसे ज्वाइन करा। सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। ठीक है, तो कब इसे एस्टेब्लिश किया गया? 1983, और एग्जैक्टली ये किसका पार्ट है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ, उसी का पार्ट है। एफएओ का जो हेडक्वार्टर है यह भी कहाँ पर लोकेटेड है? रोम इटली में लोकेटेड है, एंड दैट्स व्हाई इनकी जो समिट है वो कहाँ पर हुई थी? रोम में रिसेंटली हुई है। एफएओ को 1945 में फाउंड किया गया था। चलिए इसके साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।